एक इन्वेस्टर है जो कि पेज इंडस्ट्री के दो स्टॉक्स होल्ड कर रहे हैं 38,100 रुपीज़ के प्राइस पे, 38,100 रुपीज़ के प्राइस पे। अभी इनको 4.2 थाउजेंड रुपीज़ का लॉस हो रहा है, जो कि इतने बड़े अमाउंट में ऑब्वियस है। थोड़ा सा भी गिरेगा तो कुछ हज़ार का लॉस होगा, थोड़ा सा भी बढ़ेगा तो कुछ हज़ार का प्रॉफिट होगा। तो ये पूछ रहे हैं कि क्या ये दिवाली तक ऊपर जाएगा। ये तो किसी को पता नहीं, लेकिन हम लोग गेस ज़रूर कर सकते हैं। ये हम लोग मंथली कैंडल्स का चार्ट देख रहे हैं और कंसिस्टेंसी के साथ आपको ये ऊपर जाता हुआ लॉन्ग टर्म में दिखाई दे रहा है। ठीक है, बीच बीच में फॉल्स आते हैं जो कि ये हर बार रिकवर कर लेता है, राइट। और अभी के टाइम पे ये जिस प्राइस पे है, इसने हमारा जुलाई मंथ का जो मंथली लेवल होता है उसको हिट ऑलरेडी कर दिया है। ठीक है, और ये उससे नीचे चल रहा है। लेकिन क्या इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? मैंने टेलीग्राम पे बोला था कि मैं इसमें इन्वेस्टमेंट करूंगा, लेकिन मैं इसमें कंफर्टेबल रहूंगा 34,800 के नीचे या फिर इसके आसपास। क्यों? ये कौन सा लेवल है? ये हमारा जो ईयरली होता है, ईयरली जो टारगेट होता है उसका पहला इन्वेस्टमेंट लेवल है, और फाइनल इन्वेस्टमेंट लेवल मेरा 28,400 का है। इससे नीचे मैं इसको बाय नहीं करूंगा। आई होप कि ये इतना तो नहीं गिरेगा, क्योंकि इसके फंडामेंटल्स या टेक्निकल्स भी ऐसा कुछ नहीं शो कर रहे हैं। तो मेरा जो टारगेट है वो अभी 34,800 रुपीज़ का ही है। लेकिन फिलहाल के लिए मैं इसे डेली ट्रैक कर रहा हूँ, और अगर मुझे ये इस लेवल से, जो ये पिछला कैंडल आपको दिख रहा है मंथली कैंडल, इस लेवल के आसपास से भी अगर पलटता हुआ मुझे दिखता है तो मैं यहाँ पे एंट्री कर लूँगा। भले उसके बाद ये थोड़ा सा गिर जाए। अगर मैं एंट्री कर लेता हूँ तब मैं दोबारा इसे नीचे गिरने पे आसपास में नहीं कर दूंगा, फिर मैं फाइनल लेवल के आसपास ही कर दूंगा, जो कि मुझे लगता नहीं है कि वहाँ तक पहुँचेगा। लेकिन अगर मैंने इसे यहाँ नहीं खरीदा तो फिर 34,800 पे ही मैं इसे लेने वाला। ये मेरी स्ट्रैटेजी है। अब रही बात आपके क्वेश्चन की, तो इन्होंने 3800 पे इसे लिया है, मतलब यहाँ कहीं पे लिया हुआ है, तो कोई ख़राब प्राइस नहीं है। ये थोड़ा बहुत गिर के यहाँ से भी रिकवर होता है, तो आपको एवरेजिंग करने की ज़रूरत नहीं है। अभी इतने पास पास में एवरेजिंग नहीं की जाती। ठीक है, तो आपने यहाँ खरीद लिया है तो बिंदास होकर अब इसे भूल जाओ। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो इसे भूल जाओ। डेली डेली देखने की ज़रूरत नहीं है। देखना है तो सिर्फ इसकी न्यूज़ वगैरह और फंडामेंटल जो रिजल्ट्स वगैरह आते हैं उनको देखो। मेरे हिसाब से अगर ये यहाँ से पलटता है तो 62,500 के लेवल्स आपको ईजिली अचीव ये करवा देगा बहुत जल्दी। लेकिन ये कहाँ से पलटता है वही मेन हमको देखना है। चलिए वेरिफिकेशन कर लेते हैं हम लोग शेयर होल्डिंग पैटर्न के साथ। प्रमोटर्स की होल्डिंग अगर आप ईयरली वाइज देखेंगे तो इसमें ये थोड़ा बहुत ही थोड़ा सा यहाँ पे इस साल में थोड़ा कम हुआ, और यहाँ से इस साल थोड़ा कम हुआ। लेकिन ये जो स्टॉक जो स्टेक जो कम हुआ है, ये स्टेक गया कहाँ? तो यहाँ से ये स्टेक शिफ्ट होके DII के पास गया, और यहाँ से भी ये स्टेक शिफ्ट होके DII के पास गया। ठीक है, तो ये क्या है? पॉजिटिव चीज़ है। आप FII को थोड़ा बहुत कम करते हुए देख रहे होंगे यहाँ पे, लेकिन FII से अच्छी बात यह है कि DII इसमें बुलिश है अभी भी। ओके, और दूसरी अच्छी बात कि इन दोनों के पास ही 20% का स्टेक अभी भी है। तो चाहे आप बिगनर हो चाहे आप एक्सपीरियंस्ड हो, ये शेयर आपके लिए नुकसान वाला नहीं होगा। लॉन्ग टर्म में ये ऊपर ही जाना चाहिए। अभी कई सारे स्टॉक्स का जून 2023 का भी रिजल्ट आ रहा है, जो Q1 का रिजल्ट होता है इस साल का, तो वो भी रिजल्ट आ रहा है। इसका भी रिजल्ट वैसा कुछ अच्छा दिखता है, जिसमें प्रमोटर FII DII तीनों में से कोई पॉजिटिव कुछ शो करते हैं, तो वो और अच्छी बात होगी। वो हो सकता है इसका टर्निंग पॉइंट हो जाए ऊपर की तरफ। अदरवाइज मार्केट में ऐसी कोई न्यूज़ इसकी है नहीं जिसकी वजह से ये गिर रहा हो। सिर्फ प्रॉफिट बुकिंग चल रही है और कुछ नहीं। टेक्निकली हमने पैटर्न देख लिया, ये ऊपर जाता है, थोड़ा गिरता है, फिर ऊपर जाता है, फिर थोड़ा गिरता है, फिर ये ऊपर जाता है, और अभी ये वही थोड़ा सा गिरा हुआ है। बुल मार्केट भी चल ही रहा है, तो उसका भी सपोर्ट इसको बहुत जल्दी मिल जाना चाहिए। ठीक है, आई होप आपका आंसर मैंने दे दिया। आप इसे होल्ड करो, बिंदास रखो, और एवरेजिंग बहुत पास करने की ज़रूरत आपको नहीं है। अलग बेरा का क्वेश्चन है निल्वा सन्स इन्वेस्टमेंट स्टॉक के एनालिसिस का। निल्वा सन्स इन्वेस्टमेंट, जिसे आप अपने ब्रोकर के ऐप पे NSIL के नाम पे देखेंगे, इसमें इनकी एंट्री है 2200 रुपीज़ पे। अब ये गुड है या बैड है ये पूछ रहे हैं। देखिए, इसके सेल्स अगर चेक करेंगे तो आपको एक कंसिस्टेंसी दिख रही है बहुत अच्छी, लेकिन इसका नेट प्रॉफिट देखेंगे तो यहाँ पे आपको कुछ साल से तो कंसिस्टेंसी दिख रही है, मतलब कंसिस्टेंटली ऊपर जाता हुआ, जिसका असर इसके स्टॉक पे भी दिख रहा है, राइट। लेकिन बीच में ये जो इतना बड़ा प्रॉफिट आया ना, इसकी वजह से इसके फॉल करने पे, आई मीन प्रॉफिट फॉल करने पे इसको थोड़ा बुरा ये दिखा रहा है। अदरवाइज आप देखेंगे तो लॉन्ग टर्म में इसके प्रॉफिट्स जो हैं लगभग डबल हुए हैं। ठीक है, 2014 से अगर कंपेयर करेंगे तो 2021 का इसमें डबल हुआ है। लेकिन लोग वैसे कंपेयर नहीं करते हैं, लोग कंपेयर करते हैं पास वाले से, कि इससे ये बड़ा होना चाहिए था। 83
करोड़ के प्रॉफिट से ज़्यादा का प्रॉफिट आना चाहिए था अगले साल, तब ये ज़्यादा बुलिश हो जाता। लेकिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट कहाँ शुरू किया, जब ये 2020 के बाद ये रिज़ल्ट आया तब लोगों ने इन्वेस्टमेंट धीरे धीरे शुरू किया, और जब ये रिज़ल्ट आया तब लोगों ने ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना शुरू किया। तो देखिए इस तरह के स्टॉक में क्या होता है ना, कंसिस्टेंसी आपको पता नहीं चलती है। अभी ऐसा हो सकता है कि जैसे लास्ट टाइम ये 83 करोड़ के आसपास से नीचे गिरा, फॉल करा इसका प्रॉफिट, तो वैसे ही यहाँ पे भी क्या पता इसका अगले साल का प्रॉफिट फॉल कर जाए, कोई जान नहीं सकता, राइट। अब इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे तो प्रमोटर के पास अच्छा खासा 50% से ऊपर का स्टेक है, पब्लिक के पास बहुत बड़ा स्टेक है, 44% का स्टेक है। FII इसमें 5% का स्टेक लेके चल रही है, और DII 1% का भी स्टेक लेके नहीं चल रही, ठीक है। तो जिन्होंने इसमें पहले स्टेक लिया था वही अभी भी इसमें मेंटेन करके चल रहे हैं हर क्वार्टर में। तो प्रमोटर का अच्छा स्टेक है, इसलिए इसमें कोई चिंता वाली बात नहीं है। अदरवाइज पब्लिक का ज़्यादा बड़ा स्टेक होना थोड़ा एक डेंजरस बात होती है। देखिए अगर मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूँ ना, तो मैं ROC और ROE दोनों देख के ही मैं इस स्टॉक से बाहर हो जाऊंगा। अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हैं, स्विंग ट्रेडर हैं, तो आप इसको आगे देख सकते हैं, क्योंकि उसके लिए ROE और ROC मायने नहीं रखता, बिकॉज ये चेंज होता है। अगर कोई स्टॉक वॉलेटाइल है तो उसमें चेंज ऐसा ही आपको दिखेगा। अब सपोज़ अगर पिछले साल स्टॉक यहाँ पे था और अभी यहाँ पर है, तो ऑब्वियसली आपको प्रॉफिट क्या होगा, कुछ नहीं दिखेगा, रिटर्न कुछ नहीं दिखेगा, ओके। लेकिन अगर आपने यहाँ इन्वेस्टमेंट किया, अगर आप स्विंग ट्रेडर हैं, तो यहाँ इन्वेस्टमेंट करने पे आपको यहाँ पहुँच के अगर ये पलटता भी है तो आपको एक अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाएगा। तो डिपेंड करता है कि आप कौन से वाले इन्वेस्टर हो। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो ये स्टॉक आपने गलत लिया हुआ है, ये कभी ना कभी फिर गिरेगा। अगर आप स्विंग ट्रेडर हो तब हम लोग इसे आगे देख लेते हैं कि अभी के टाइम पे इसकी सिचुएशन क्या है। देखिए इसका मैक्सिमम चार्ट भी अगर हम लोग देखेंगे तो ये ऊपर जाके कई बार गिर चुका है, ऊपर जाके गिर चुका है। यहाँ पे ये टॉप कितने साल के बाद उस टॉप पे पहुँचा था फिर, लेकिन वहाँ के बाद गिर गया। और कोविड के बाद इसमें जो तेज़ी आई है वो भी कुछ खास नहीं है। कोविड के बाद बहुत बेकार कंपनीज भी ना इससे बहुत ज़्यादा ऊपर गई है। तो ये जो आपको तेज़ी दिख रही है वो कोई बहुत ज़्यादा खास नहीं है। इसके प्रॉफिट्स अच्छे आ गए हैं, कंसिस्टेंसी 4 साल या 4 क्वार्टर से जो अच्छे आए हैं उसकी वजह से ये इतना भागता हुआ अभी आपको दिख रहा है। बस एक थोड़ा सा अगर बराबर भी अगर अगला प्रॉफिट आ गया ना तो इसको मार्केट पीट देगा। मेरे लिए सिंपल सी नेगेटिव चीज़ ये है कि यहाँ पे FII के मतलब FII के पास ही तो मेजर स्टेक है, और FII ने यहाँ पे क्या किया है, अपना स्टेक कम किया है, और वो स्टेक कहाँ चिपका है, वो चिपक गया है पब्लिक के पास। सिंपल सा नेगेटिव पॉइंट है ये, जो मैं कई सारे वीडियोस में बताता हूँ। अगर DII और FII या प्रमोटर अपना स्टेक कम कर रहे हैं और वो पब्लिक के पास जा रहा है, सिंपल सा नेगेटिव पॉइंट है, आप बिल्कुल वहां पे जाके संभल जाना है किसी भी स्टॉक। अब चलिए आपका इन्वेस्टमेंट इसमें है तो कोई बात नहीं, लेकिन आपका इन्वेस्टमेंट है 2200 के लेवल पे, मतलब यहाँ पे इस लेवल पे कहीं पे आपने इन्वेस्टमेंट किया है। अब वो यहाँ किया है या यहाँ कहीं किया है वो मुझे नहीं पता, लेकिन जो भी आपका इन्वेस्टमेंट है वो काफ़ी हाई लेवल पे है। इस तरह की कंपनीज़ में आपको बॉटम्स पकड़ने चाहिए। अब आप बोलोगे कि बॉटम्स कैसे पकड़ते हैं, देखो सिंपल सी बात है, इस तरह के स्टॉक में एटलीस्ट ये तो देखो कि ये 50 से कम है या नहीं। RSI की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, एटलीस्ट RSI 50 से कम है या नहीं। तो इस तरह से ये जब अंडर वैल्यूड रहता है उस टाइम पे आप रिस्क ले सकते हो, अगर आपको इसके बारे में कुछ अच्छा पता है या प्रॉफिट्स वगैरह सेल्स वगैरह बहुत अच्छे से चल रहे हैं, तो आप इसके अंडर वैल्यूड होने के बाद इसमें एंट्री कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे देखो ये 40 से नीचे गया तो बहुत ही अच्छा अंडर वैल्यूड जोन में था ये। तो इसके शुरुआत होते ही अगर आप यहाँ पे भी एंट्री करते तो कुछ टाइम आपको थोड़ा बहुत लॉस दिखाता, फिर प्रॉफिट होता, उसके बाद नीचे गिरने के बाद भी आपको क्या होता, प्रॉफिट में ही रहते, ठीक है। ये तो हो गई इन्वेस्टमेंट की स्ट्रैटेजी। चलो आपने अभी इन्वेस्टमेंट कर ही लिया है, तो अब आप क्या करना चाह रहे हो वो पूछ रहे हो। तो यहाँ पे अगर आपका इन्वेस्टमेंट है, इसमें प्रॉफिट और सेल्स जो है दोनों अच्छे दिख रहे हैं, तो लेट इट गो अपसाइड, ठीक है, ऊपर जाने दो इसे, और इस लेवल के आसपास में इसको पहले से ही देखना अच्छे से। अगर यहाँ पे प्रेशर शो करता है, जो कि करना चाहिए मेरे हिसाब से, तो आप अपना प्रॉफिट बुक करके इससे निकल जाओ। बहुत अच्छे स्टॉक्स हैं मार्केट में। मैं अभी भी ये आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर समझ के ही बता रहा हूँ, ठीक है। आप स्विंग ट्रेडर हो तब अलग बात है, अदरवाइज़ मैं होता तो मैं यहाँ पे एंट्री अगर लेता तो फिर मैं यहीं पे कहीं पे सेल करके इसमें से निकल जाता, ठीक है। और इन केस अगर ये इस लेवल को तोड़ के ऊपर चला जाता है तब तो इसका मोमेंटम ही अपसाइड रहेगा, तो उसके बाद एक और चांस बन जाएगा कि ये हाई था, उसका अगला हाई उससे ऊपर बना, तो इसका अगला हाई जो है और ऊपर बन सकता है। तो आप इसे होल्ड करके चल सकते हो। बस आपको देखना क्या है, इस लेवल पे इसे चेक करते रहना है। न्यू इन्वेस्टमेंट के लिए मैं इसमें कोई सजेशन अभी नहीं दूंगा।
और हमेशा की तरह अनिकेत संखपाल का क्वेश्चन कई सारे स्टॉक्स के लिए है। क्राफ्टमैन ऑटोमेशन, एस्कॉर्ट क्यूबोटा और दीपक नाइट्रेट। दीपक नाइट्रेट अभी गिर रहा है, इसके साथ में कई सारे केमिकल स्टॉक्स गिर रहे हैं, तो लोग थोड़ा वरी कर रहे हैं, लेकिन इसमें इतना टेंशन लेने वाली बात नहीं है। अगर सारी इंडस्ट्री के स्टॉक्स ही गिर रहे हैं तो कोई टेंशन वाली बात नहीं होती। गाइस, क्राफ्टमैन ऑटोमेशन से शुरुआत करते हैं। इस स्टॉक को आप अपने ट्रैकर में ऐड कर सकते हो, ठीक है। इसमें अगर इन्वेस्टमेंट के सही लेवल हम लोग को मिलते हैं तो हम लोग इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। देख सकते हैं ROC और ROE दोनों एवरेज से अच्छे हैं। बहुत ज़्यादा पुरानी कंपनी नहीं है ये, लेकिन परफॉर्मेंस इसका बहुत अच्छा है, बिल्कुल अपसाइड में ये चल रहा है कंटिन्यू, और डिविडेंड भी ये कंपनी दे रही है। देखिए, इसका मैक्सिमम टाइम का चार्ट देखेंगे तो अप्रैल 2021 से जहां सारी कंपनीज गिर रही थी सितंबर के आसपास से, वहां से भी इसमें कंसिस्टेंसी के साथ ऊपर का ट्रेंड चालू है, ठीक है। तो 1500 से 4000 रुपये का ये अब हो चुका है सिर्फ 2 साल में। और इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न अगर चेक करेंगे तो प्रमोटर्स की होल्डिंग जो है वो यहाँ पे बहुत हेवीली कम होती हुई दिख रही है। इस क्वार्टर में जून 2023 की बात करें हम लोग, ये फर्स्ट क्वार्टर है इस फाइनेंशियल ईयर का, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने अपना स्टेक कम किया है, लेकिन गया कहाँ वो गया FII के पास पॉजिटिव, वो गया DII के पास, ठीक है। तो ये भी पॉजिटिव, आई मीन पॉजिटिव नहीं है, नेगेटिव भी नहीं है, ठीक है। ये स्टेक पब्लिक के पास नहीं गया, ये बहुत अच्छी बात है। पब्लिक ने यहाँ पे अपना स्टेक कम किया है, तो ना ये नेगेटिव है ना ये पॉजिटिव है, बिकॉज ये इन तीनों में ही शेयर हो गया, राइट। तो इसमें पॉजिटिव नेगेटिव कुछ नहीं है। तो अगर ये स्टॉक अप ट्रेंड में था तो ये अप ट्रेंड में ही रहना चाहिए। अगर इसकी वजह से इस पे कोई प्रेशर बनता है तो हम लोग उसे एक मौका मान के चलेंगे, क्योंकि हमको पता है कि ये स्टेक FII और DII के पास ही गया है, तो इसमें कोई डरने वाली बात उतनी ज़्यादा नहीं है। इनफैक्ट अगर इन दोनों के पास गया है तो ये दोनों इस स्टॉक को और ज़्यादा स्पीड से ऊपर ले जाने की ताकत रखते हैं, ठीक है। तो एक बार जाके देखते हैं चार्ट पे। देखिए, हमने इसे मिस तो कर दिया, लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं, सीख के इंसान आगे बढ़ता है। तो इसमें भी हमको मार्च के मंथली लेवल पे हिट होता हुआ ये दिख रहा है। देखिए, 2800 रुपीज़ का इसका मंथली लेवल था टारगेट, जो कि यहाँ कहीं पर है, और ये कहाँ 2750 के आसपास से ये टच होके ऊपर गया है। मतलब हमारे टारगेट से 50 रुपये जस्ट ये नीचे जाके ऊपर गया, ठीक है। तो अगर हमको ये रहता हमारे ट्रैकर में तो हम लोग इसमें भी इन्वेस्टमेंट कर सकते थे इस पॉइंट पे, और बहुत अच्छा प्रॉफिट अभी तक बना रहे होते, ठीक है। अब इस मार्च 2023 के कैंडल से पहले इसमें मंथली टारगेट जो हिट हुआ था वो जनवरी 2022 में हुआ था। तो अगर आप एक बार मिस कर देते हो ना, तो हो सकता है कि फिर ये बहुत टाइम तक आपको देखने को ना मिले। फिर अगला जो लेवल होगा शायद वो ऊपर कहीं आपको खरीदना पड़े। तो ठीक है, मिस हो जाता है, चलता है ये सब। अब रही बात आपकी, अगर आप इसे होल्ड कर रहे हो तो बॉस बिल्कुल होल्ड करके चलो इसे। और मुझे लगता है कि 4900 या 5000 तक ये आराम से जा सकता है। इस प्राइस पे आके आपको थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग इसमें देखने को मिल सकती है, जो कि नए इन्वेस्टर्स के लिए इन्वेस्टमेंट का मौका बन जाएगा। अब जुलाई में इसमें इन्वेस्टमेंट के लेवल्स मुझे नहीं लगता मिलने वाले हैं, लेकिन फिर भी टारगेट अगर आपको चाहिए तो 3500 रुपीज़ के आसपास अगर ये मिलता है तो ही मैं इसमें एंट्री करने के बारे में सोचूंगा, जो कि यहाँ पर है, ठीक है। अगर जुलाई में 3500 यहाँ पे मिलता है तो मैं इसमें थोड़ा बहुत स्टेक ले सकता हूँ। अभी बात करते हैं दूसरी कंपनी, जो कि है एस्कॉर्ट क्यूबोटा लिमिटेड, जिसमें आप देखेंगे नेट प्रॉफिट इसके लास्ट 3 साल से फॉल कर रहे हैं, ठीक है। ये एनुअल प्रॉफिट है, ये फॉल कर रहे हैं, जो कि अगेन जो मैंने पिछले किसी वीडियो में बताया था अनयूजुअल प्रॉफिट, अभी यहाँ से क्या हो गया था, ये डबल हो गया था, जो कि अच्छी बात है। अब यहाँ से फिर इसको भी डबल होने का प्रेशर आया, लेकिन ये वो नहीं कर पाया, ठीक है। तो ये वापस किस पैटर्न में चला गया, जो पहले जिस वे में ये बढ़ रहा था उसी वे में ये अभी बढ़ता हुआ दिख रहा था। लेकिन अभी कंसिस्टेंसी 3 साल ये गिर गया तो थोड़ा नेगेटिव ये हो जाता है। अभी देखिए, इसका ROC देखेंगे, ROE देखेंगे, दोनों ही एवरेज से कम है। प्रमोटर्स होल्डिंग बहुत अच्छी है और ये कंपनी डिविडेंड भी दे रही है। शेयर होल्डिंग पैटर्न में चेक करेंगे तो प्रमोटर्स के पास जो स्टेक है वो कम ज़्यादा बहुत ज़्यादा होता है। देखिए, यहाँ पे अभी 42, 40 वगैरह वगैरह चल रहा था, फिर यहाँ पे ये सडनली इन्होंने कम किया, फिर और कम किया, फिर अचानक से इन्होंने अपना स्टेक बढ़ा दिया। ओके, तो ये देखने में क्या लग रहा है, बहुत ही पॉजिटिव लग रहा है। अब ये बाईबैक था या क्या था पता नहीं, लेकिन ये पब्लिक से लेके प्रमोटर ने अपने पास लिया है, जो कि पॉजिटिव है, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव बात है। अभी इन्होंने फिर से इसको कम कर दिया है और इस बार जो है ये स्टेक गया है FII के पास एंड DII के पास, थोड़ा सा पब्लिक के पास भी। तो ये न्यूट्रल से थोड़ा सा नेगेटिव की तरफ मुझे ज़्यादा दिख रहा है, हल्का सा नेगेटिव, हल्का सा पॉजिटिव भी। ओके, मतलब थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है ये। बिगनर्स के लिए मैं इस स्टॉक को रिकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि आपके लिए शायद ये डेंजरस हो सकता है, क्योंकि अभी के टाइम पे भी अगर आप देखेंगे तो FII और DII का टोटल अगर करेंगे तो पब्लिक के होल्डिंग से कम है। तो जैसा मैंने आपको बताया था,
अगर FII DII की होल्डिंग पब्लिक की टोटल होल्डिंग से कम है तो आप उसमें इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, सिर्फ उनके लिए जो अभी प्योर बिगनर है। ओके, अभी अभी शुरुआत कर रहे हैं, तो आपको थोड़ा बहुत फिर फॉल दिखेगा तो आप पैनिक करने लगोगे, इसलिए आपके लिए स्टॉक नहीं है। लास्ट कुछ टाइम से अगर इसका टेक्निकल चार्ट देखेंगे तो अच्छा दिख रहा है। ओके, अब पहले की बात छोड़ देते हैं क्योंकि बहुत पहले का स्टोरी कुछ अलग रहता है ना। तो अभी कुछ टाइम से इसका जो चार्ट है वो अच्छा दिख रहा है, लेकिन इसके जो फंडामेंटल्स है, मेनली इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न, उस पर नज़र रखना बहुत ज़रूरी होगा इसके इन्वेस्टर्स को। ओके, वो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अभी देखिए, देखने से ऐसा लग रहा है कि जैसे इस तरह की जैसे ये तेज़ी थी ना, यहाँ पे जो तेज़ी आपको दिख रही है वही तेज़ी आपको यहाँ देखने को मिल रही है। तो चांसेस ये भी हो सकते हैं कि जो ये फॉल हुआ था फिर उस तरह का फॉल भी आपको शायद देखने को मिले। मैं सिर्फ शायद बोल रहा हूँ, ओके, चांसेस है क्योंकि हिस्ट्री रिपीट होती है बहुत सारे स्टॉक्स में, ज़्यादातर स्टॉक्स में इनफैक्ट। लेकिन फिर भी जो लोग इसे होल्ड कर रहे हैं उनको बता दूं कि ये स्टॉक अगर ऊपर ही जाता रहता है, सब कुछ अच्छा रहता है, तो 3,000 रुपये तक ये आराम से पहुंच सकता है। अभी कितना चल रहा है, 2317 रुपीज़ चल रहा है इसका प्राइस। 3,000 तक ये बहुत जल्दी जा सकता है अगर ये इस लेवल को ब्रेक कर देता है ऊपर की तरफ। ठीक है, अगर इससे ऊपर चला जाता है तो 3,000 आराम से पहुंच जाएगा। अब बाकी स्टॉक के जैसा, पिछले स्टॉक के जैसा ये भी स्टॉक ऐसा ही है जिसमें हमारा जो मंथली टारगेट है वो मार्च में हिट हुआ था। हमने इन्वेस्टमेंट नहीं किया है, ऑब्वियसली आप लोगों में से किसी ने किया होगा तो किया होगा। मेरे ये ट्रैकर में नहीं था, लेकिन मैं इसे ऐड कर लूँगा। ट्रैकर में ऐड करने लायक स्टॉक है ये। थोड़ा कंफ्यूजिंग है लेकिन नेगेटिव बहुत ज़्यादा नहीं दिखा मुझे। कुछ अगर मुझे पॉजिटिव्स इसमें दिखते हैं और इसकी फॉलिंग अगर मुझे बहुत अच्छे लेवल तक दिखती है, ठीक है, बॉलिंजर लोअर बॉलिंजर के आसपास तक दिखती है, तो फिर मैं इसमें एंट्री करूँगा। अगर इस तरह का फॉल आता है तो मैं कोशिश करूँगा इस तरह के बेस पे इन्वेस्टमेंट करने का। ठीक है, और अगर आपको मान लो अगर आपके पास इसकी होल्डिंग है और इस लेवल से अगर ये नीचे गिरने की कोशिश करता है तो फिर आप इसमें प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हो, या फिर आप इस लेवल के ब्रेक होने का वेट कर सकते हो। अगर ये मान लो नीचे गिरता है और नीचे गिर के यहाँ से फिर वापस पलटता है तो फिर ये एक कंसोलिडेशन में चला जाएगा और इस तरह से ही फिर चलने का चांस है, और कभी ऊपर भी या फिर नीचे कभी ब्रेकआउट दे सकता है। ठीक है, तो आपका वो टाइम थोड़ा ले लेगा। अदरवाइज़ आपको मतलब ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है तो आप इसे होल्ड करके रखो। 3,000 तक मेरे हिसाब से अभी पहुँच जाना चाहिए। अभी कुछ बहुत ज़्यादा नेगेटिव इसमें नहीं दिखा है मुझे। हाँ, लेकिन न्यू इन्वेस्टमेंट के लिए मेरे हिसाब से अभी सही टाइम नहीं है। अब लास्ट स्टॉक है दीपक नाइट्रेट, जिसका शेयर होल्डिंग पैटर्न ही हम लोग देखेंगे। बाकी सब तो सबको पता है, बहुत अच्छा स्टॉक है। इसके प्रोमोटर्स होल्डिंग में आप देखेंगे यहाँ पे इसका स्टेक जो है बहुत ज़्यादा बढ़ा था। प्रोमोटर्स ने स्टेक बढ़ाया था अपना, और इवन DII ने भी अपना स्टेक बढ़ाया था। देखिए, ये होता है पॉजिटिव पे पॉजिटिव। ओके, और ये स्टेक आया कहाँ से, पब्लिक के पास से। बहुत अच्छी बात। तो अच्छे स्टॉक की यही निशानियां होती हैं। ठीक है, FII ने थोड़ा बहुत कम किया, कोई बात नहीं, FII कम ज़्यादा करती रहती है। बाकी म्यूचुअल फंड बुलिश है, प्रोमोटर बुलिश है, और क्या चाहिए। अब देखिए, इसका चार्ट अगर आप देखेंगे तो अभी रिसेंट टाइम में आपको ये कुछ इस तरह से फॉल करता हुआ दिख रहा है। ठीक है, तो अभी इसमें होगा यही कि ये इसको नीचे की तरफ अगर ब्रेक करता है तो ये नीचे जाएगा, ऊपर की तरफ ब्रेक करता है तो ऊपर जाएगा, या फिर ये ऐसे ऐसे चल के बहुत टाइम के बाद कहीं पे नीचे या फिर ऊपर जा सकता है। अब इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न या फंडामेंटल्स इन शॉर्ट बोले तो पॉजिटिव दिख रहा है, जिससे इसके चांसेस ऊपर जाने के ही ज़्यादा रहते हैं। और दीपक नाइट्रेट है बॉस, ये है ना, तो सब जानते हैं इसे, इसमें इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोचते रहते हैं। अभी इसके लोअर बॉटम्स भी अगर आप देखेंगे तो नीचे से ऊपर ही बन रहे हैं। ओके, ऊपर वाले जो टॉप है इनके वो भी नीचे बन रहे हैं, लेकिन बॉटम्स भी ऊपर बन रहे हैं। तो ये ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है। और देख सकते हैं यहाँ पे RSI भी 50 से नीचे जाना नहीं चाह रहा। ओके, तो मैं इसमें क्या करने वाला हूँ, मैं इसमें इन्वेस्टमेंट करने वाला हूँ बस। मुझे अगर ये 1870 के आसपास में मिलता है तो मैं इसमें इन्वेस्टमेंट करूंगा। अभी क्या प्राइस चल रहा है, 1936 रुपीज़ का इसका प्राइस चल रहा है। तो सिंपल है, मुझे यहाँ पे कहीं पे 1870 के आसपास या इससे नीचे ये जाता हुआ मिलेगा तो मैं इसमें छोटा सा स्टेक लूँगा। छोटा सा स्टेक क्यों लूँगा, क्योंकि मेरा जो कंफर्टेबल जोन था जिसमें मैं बहुत कंफर्टेबल रहता वो 1780 के नीचे है। ठीक है, अगर 1780 के आसपास ये रहता तो मुझे बहुत कंफर्टेबल रहता, जो कि यहाँ पर है। ओके, अब यहाँ पर एक और चीज़ क्या है, ये जो है ना आपका पुराना बेस, ये 1780 के आसपास का ही है। तो अभी बात यही है कि अगर इस ब्लू लाइन को ये फॉलो करता है तो 1870 से ये पलटता हुआ दिखना चाहिए, या इसके आसपास से कहीं से पलटता हुआ दिखना चाहिए। और नहीं, अगर ये पुराने बेस को अगर फॉलो कर लेता है तब
1780 का इसका बेस बनेगा। अब ये तो वेट करने पे पता चलेगा कि इसमें क्या बनता है, लेकिन मैंने 2 लेवल्स जो आसपास के थे वो आपको बता दिए। अब जो लोग इसे होल्ड कर रहे हैं और प्रॉफिट बुकिंग का जोन जानना चाहते हैं तो मेरे हिसाब से 3250 के आसपास ही जो इसका टॉप था, इसी के आसपास ये जाके थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आपको देखने को मिलेगा। तो अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हैं तो आप यहाँ पे थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग के बारे में सोच सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। अब मिलते हैं अगली वीडियो में।